पिछले कुछ अरसे से रीजनली एंड इंटरनेशनली कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ तब्दीलियां ऐसी रूनुमा हुई हैं जिनका आने वाले मुस्तकबिल में हमारे इस रीजन में ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के जो मुस्तकबिल के ताल्लुकात हैं या जंग के इम्कानात हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट किस्म की डायनामिक्स हैं उनके ऊपर इन सारी तब्दीलियों का बहुत ज़्यादा असर होने जा रहा है। आज हम उन डेवलपमेंट्स को देखते हैं, उनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस रीजन में और ग्लोबल लेवल पे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें कि 2000 ऑनवर्ड कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है या जो जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स है, उसमें सबसे अहम तब्दीली क्या रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है हमें पिछले कुछ अरसे में, वो है राइज ऑफ चाइना। चाइना जो है उसके राइज ने पूरी दुनिया की ना सिर्फ जियो इकोनॉमिक बल्कि जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक जो डायनामिक्स है उनको यकसर तब्दील करके रख दिया है। ये बात तो सबको मालूम है और बहुत सारे एनालिस्ट हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड्स हमें ये बात डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अहम तब्दीली जो है वो रिसेंटली रूनुमा हुई है। वो क्या है? वो ये है कि राइज ऑफ चाइना के साथ साथ अब राइज ऑफ पाकिस्तान की बात भी हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर होती हुई नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह हुई? इसकी वजह ये हुई कि ये जो हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, इसमें जो एनालिस्ट हैं, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि पाकिस्तान और चाइना ने सम और दी अदर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एक स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट कर लिया है, जिसका मुकाबला करना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा इन कमिंग डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। इसकी मिसाल वो ये देते हैं कि जो राफेल जो तैयारे हैं जो पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में गिराए, उनको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की पिनेकल और मिराज जो है वो कहा जाता था, जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान और चाइना का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बो है, इसने राफेल जैसे तैयारों को भी मार गिराया। तो इसके नतीजे में अब एक बहुत बड़ी तब्दीली जिसका इस वक्त मैं सामने लाना चाहता हूँ और इसको डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक कॉम्बो, इस कॉम्बो के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं रीजनली एंड एज वेल एज इंटरनेशनली। कॉन्सिक्वेंटली हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे एक अहम एक्टर के तौर पे हमें उभरता हुआ नज़र आ रहा है। इसका सबसे पहला जो रिजल्ट है वो हमें उस वक्त नज़र आया जब सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट किया, जिसके मुताबिक अटैक ऑन वन कंट्री विल बी टेकन एज अटैक ऑन दी अदर कंट्री। ये एक बहुत ही अहम और क्रिटिकल डिफेंस पैक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। अब अगर हम इस मुआहदे के इम्पैक्ट्स की बात करें विद इन मिडल ईस्ट, तो हमें दो इसके जो नताइज हैं वो सामने आते हुए नज़र आते हैं। दो अहम नुकात हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसराइल जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, उसको आज तक किसी भी न्यूक्लियर पावर विद इन मिडल ईस्ट से कोई ख़तरा या कोई इस किस्म की थ्रेट उसको आज तक फेस नहीं हुई। लेकिन इस मुआहदे के नतीजे में फॉर द फर्स्ट टाइम इसराइल जो है उसको एक न्यूक्लियर थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि इस मुआहदे में ये बात शामिल की गई कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी शामिल है, वो भी सऊदी अरब के लिए अवेलेबल होगी। ये ज़रूर है कि ये बात डायरेक्टली कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं की गई, लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स थी जो सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ की तरफ से आफ्टर द साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट सामने आई, उनका जो मंतकी नतीजा है वो ये ज़रूर निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी अब सऊदी अरब को अवेलेबल है। दूसरा अहम जो नुक्ता जो है वो इस मुआहदे की सूरत में हमें सामने आते हुए नज़र आता है, वो ये है कि इस मुआहदे ने बेसिकली इसराइल के ख़िलाफ़ एक लार्जर इस्लामिक ब्लॉक की बुनियाद रखती है। अब अगर ये मुआहदा कल को मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान भी पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान हो जाता है, या मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में इस किस्म का स्ट्रेटेजिक पैक्ट जो है वो साइन कर लेती हैं, तो अल्टीमेटली वो जो इस्लामिक ब्लॉक है कल को वो इसराइल या उसके अलाइज की तरफ से जो थ्रेट
مڈل ایسٹ میں اسلامک کنٹریز کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس کے اگینسٹ سامنے آ سکتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے مڈل ایسٹ میں بہت دور رس نتائج نکلنے کے چانسز ہیں. اس معاہدے کے بعد ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اس وقت ہمارے سامنے آئی جب ایم بی ایس یعنی جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے دورہ کیا امریکہ کا، اور امریکہ اور سعودی عرب نے آپس میں ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا. گو کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان آلریڈی ایک ڈیفنس پیکٹ موجود تھا، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کا جو آپس میں ڈیفنس پیکٹ ہوا اس کے تناظر میں پروبیبلی امریکہ نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک نیا ڈیفنس پیکٹ کیا جائے جو کہ امریکہ کی لاسٹ سپیس ہے ود ان مڈل ایسٹ، اس کو شاید وہ دوبارہ ری گین کرنے کی ایفرٹ کے طور پر یہ معاہدہ سامنے آیا. اور اس میں تقریباً اسی طرح کی شرائط جو ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ نے شامل کی جس طرح کی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کی گئی. سعودی عرب نے اپنے تئیں اس معاہدے سے بہت سارے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں. ایک تو انہوں نے اسرائیل کے ممکنہ اقدامات کے خلاف ایک یو ایس شیلڈ جو ہے وہ اویلیبل کر لی ہے اس معاہدے کی صورت میں. دوسرا F-35 جو کہ ٹاپ آف دی لائن اس وقت فائٹر جیٹ ہے دنیا کا، اس کی خریداری کا معاہدہ بھی سعودی عرب نے کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل بھی سعودی عرب نے کر لی، جس سے سعودی عرب کی جو ڈیفنس جو اینڈ سیکیورٹی جو اسٹرینتھ ہے اس میں بہت زیادہ ہمیں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ان تبدیلیوں کے ساتھ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی جب امریکہ اور انڈیا نے اکتوبر میں ایک بہت اہم ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ آپس میں سائن کیا. اس ڈیفنس پیکٹ کے مطابق امریکہ اور انڈیا مستقبل میں آپس میں کوآرڈینیشن، انفارمیشن شیئرنگ اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن جو ہے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے بیسیکلی اس ریجن کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے بھی. اس میں انڈیا نے جو امریکن کمپنی ہے جنرل الیکٹرانک، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں تقریباً 113 جو فائٹر جیٹ انجنز وہ جو ہے ان کی خریداری کے لیے انڈیا نے امریکہ سے معاہدہ کیا. اور یہ فائٹر جیٹ انجنز جو انڈیا کا انڈیجنسلی پریپیئرڈ یعنی انڈیا کا خود لوکلی جو انڈیا جہاز بناتا ہے جس کا نام تیجاز ہے، اس میں ان انجنز کا استعمال ہونا ہے، اس کی خریداری کا معاہدہ بھی انڈیا نے کر لیا ہے. 113 انیشل اور سیکنڈ سٹیج میں پروبیبلی انہوں نے 200 انجنز کا جو خریداری جو ہے وہ امریکہ سے کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو انڈیا نے اس معاہدے کے کانٹیکسٹ میں کی وہ یہ ہے کہ ان انجنز کی جو مینٹیننس اینڈ ریپیئر ہے وہ بھی انڈیا میں ہی ہوگی. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ نہ صرف ٹیکنالوجی یعنی انجنز انڈیا امریکہ سے لے رہا ہے بلکہ ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات بھی انڈیا انشور کر رہا ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں دو اہم نکات جو ہیں وہ سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انڈیا اپنے ڈیفنس کے حوالے سے سیلف ریلائنس کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی انڈیا پروبیبلی اب اس چیز کی پریپریشن کر رہا ہے جس میں اسے دوسرے ممالک یعنی کہ لائک امریکہ اور رشیا ان کے اوپر اس کی ڈپینڈنس کم سے کم ہو، اور وہ لوکلی جو ہے وہ فائٹر جیٹس جو ہے اور اس طرح کی باقی جو جنگ میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کو لوکلی خود تیار کر سکے اور ان کو استعمال کر سکے. یہ ہمیں اس کا نتیجہ نظر آتا ہے. دوسری اس کی جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو چائنا کے اگینسٹ پٹ کرنے کی جو پالیسی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ از اسٹل کنٹینیوئنگ دیٹ پالیسی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کوڈ جو کہ ایشیا پیسیفک میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ارینجمنٹ بنایا ہوا ہے، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ایمرج کرتے ہوئے نظر آتی ہے. یعنی کوڈ جو ہے وہ بھی آگے چلے گا، یہ اس کا منطقی نتیجہ نظر آتا ہے امریکہ کی جو انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اس کے نتیجے. آخر میں ہم ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کہ شاید انٹرنیشنل میڈیا پہ یا دوسرے میڈیا پہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کی گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پرٹیکولرلی ویزاوی پاکستان. وہ ہے
इंडिया का इसराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गो कि ये स्ट्रेटेजिक मुआहदा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पैक्ट नहीं है, लेकिन इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं इंडिया के साथ इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक टेक्नोलॉजी समझ लें, एग्रीकल्चर समझ लें, और इस तरह के जो एरियाज़ हैं जिसमें इंडिया ने इसराइल के साथ मुआहदा किया उनको ले लें, तो इससे होगा क्या बेसिकली, जब इसराइल की जो ट्रेड डेलीगेशंस हैं या इसराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीमें फ्रीक्वेंटली जब इंडिया सफ़र करते हुए हमें फ्यूचर में नज़र आएंगी, तो हु नोज़ कि उसमें इसराइल जो है वो इंडिया के साथ किस किस्म की एक्सचेंजेस जो है वो करता है। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजिक एक्सचेंजेस भी बिहाइंड द डोर की जा सकती हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और इस रीजन में इसके बहुत ज़्यादा असरात होने के चांसेस हैं। अब अगर हम इन सारी डेवलपमेंट्स को इन टोटलिटी इन अ नटशेल देखें तो हमें ये नज़र आता है कि ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी नई डायनामिक्स जो हैं वो हमें इमर्ज करते हुए नज़र आती हैं। उसको अगर हम समराइज करना चाहें तो उसमें एक अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान जो है उसको अब एक इमर्जिंग एक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, नॉट ओनली इन द रीजन बट ऑल्सो एट इंटरनेशनल लेवल। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना और फिर नो लेस देन दी US प्रेसिडेंट हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन फाउंड सेइंग कि जी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, स्पेशली जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनका बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र करते हुए हमें नज़र आना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को अब एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है या दिए जाने के इम्कानात हैं। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनली हमें ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर बहुत सारे जो हैं फ्लैश पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट्स जो हैं वो हमें इमर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में विज़ावी मिडल ईस्टर्न पावर एंड इसराइल, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें एशिया पैसिफिक में अमेरिका और चाइना और रशिया के कॉम्पिटिशन्स हमें नज़र आ रहे हैं, और इस रीजन में डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया का जो आपस की टसल है उसमें हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसमें इजाफा ही होने जा रहा है। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को लेके जाती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जिसका मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को एनालाइज करना चाहिए और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एट इंटरनेशनल लेवल जो लीडिंग पावर्स हैं उनको काम करना चाहिए, और ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसको पीस के लिए सामने आना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल।